अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। रिसर्च मेथडोलॉजी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च पैराडाइम्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आते होते हैं। अक्सर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स के हवाले से इनके डिफरेंसेस आते हैं या इन पे नोट लिखने को अक्सर आ जाता है, और मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने डिटेल में प्रिपेयर करना है। हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च पैराडाइम से। रिसर्च पैराडाइम्स एक ऐसा हमारे अकायद, हमारे मफरूज़े और हमारे वो अमली काम जो हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट करना है, वो रिसर्च पैराडाइम कहलाते हैं। इट शेप्स द वे रिसर्चर्स अंडरस्टैंड द रियलिटी, द मेथड्स दे यूज़ टू कलेक्ट डाटा एंड हाउ दे इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। यानी हमारी जो एक पूरा रोड मैप है रिसर्च का, वो इस रिसर्च पैराडाइम के अकॉर्डिंगली बनता है। A paradigm provides a philosophical framework for research. It influences the research questions, methodology, data collection techniques and interpretation of results. यानी कि हर चीज़ जो है वो हम इस पैराडाइम की बेस पे करते हैं जो हमने चूज़ किया होता है। तो 3 फंडामेंटल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस डिफाइन अ रिसर्च पैराडाइम। यानी कि एक रिसर्च पैराडाइम हमें 3 सवालों के जवाब मुहैया करता है। यानी कि ये 3 चीज़ें हम जो अपनी फाइनलाइज करते हैं वो उस रिसर्च पैराडाइम के अकॉर्डिंगली करते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है। सबसे पहले तो वो हमें बताता है ऑन्टोलॉजी के बारे में कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ़ रियलिटी। रियलिटी यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन की तरफ रेफ़र किया जा रहा है कि जो हम रिसर्च क्वेश्चन चूज़ करते हैं वो किसी न किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर बेस कर रहा होता है ना, तो उसकी नेचर क्या है। इज़ रियलिटी ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल और सब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल्स। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डिफरेंस माइंड में रखें। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जो किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट चीज़ जिसको मेजर किया जा सकता है। और सब्जेक्टिव होता है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किसी की जो चीज़ हो, ठीक है। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा है कि क्या वो किसी इंडिविजुअल का अपना तजर्बा है या वो एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। तो सबसे पहले हम जो रिसर्च पैराडाइम है वो इस चीज़ के अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं। फिर एपिस्टेमोलॉजी पे आ जाते हैं। हाउ कैन नॉलेज बी एक्वायर्ड, यानी जो हमने उसके लिए हल ढूंढना है वो किस तरह से किया जा सकेगा। शुड रिसर्चर्स रिमेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स और इंटरेक्ट विद द पार्टिसिपेंट्स। अब देखें क्वालिटेटिव में ये होता है कि हमें सब्जेक्टिव होना पड़ता है, हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि क्वालिटेटिव में जो हमारा डाटा होता है वो इसी टाइप का होता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की डेप्थ में जाना। जबकि क्वांटिटेटिव जो है वो टोटली ऑब्जेक्टिव होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ज़रिए से उसको हमने प्रोसेस करना होता है सारा। तो ये चीज़ हम ऑब्वियसली जब हमें पहले से इस चीज़ का आइडिया होगा कि हमने थीमेटिक एनालिसिस करना है तो इट मीन्स कि हमें सब्जेक्टिव होना पड़ेगा, तो हम क्वालिटेटिव पैराडाइम की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव रहना है, उसमें हमारा डाटा जो है वो इस टाइप का है कि हमने ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स निकालने, तो फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ जाएंगे और उसमें हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फिर करना पड़ता है। थर्डली मेथडोलॉजी हमें ये बताता है कि हमने क्या इस्तेमाल करनी है। व्हाट प्रोसीजर शुड बी यूज टू स्टडी द रियलिटी। शुड द स्टडी रिलाई ऑन स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स, इंटरप्रेटिव एनालिसिस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर हम स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट की तरफ जाना है तो इट मीन्स कि हमें क्वांटिटेटिव पैराडाइम यूज़ करना होगा। अगर हमने इंटरप्रेटिव एनालिसिस की तरफ जाना है तो फिर हमें क्वालिटेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर एक तरीका होता है मिक्स्ड मेथड का, जो कि इन दोनों को कंबाइन करते हैं। उसमें हम कुछ डेटा जो है वो अपना स्टैटिस्टिकल रखते हैं और कुछ दूसरा इंटरप्रेटिव एनालिसिस होता है उसके अंदर। इन सोशल साइंसेज, एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक्स रिसर्च, 3 मेजर पैराडाइम्स डोमिनेट: क्वांटिटेटिव, qualitative and mixed method. Each paradigm provides a different perspective on how research should be conducted and what kind of knowledge can be produced. अब आपके आउटलाइन में ये जो तीनों पैराडाइम्स का एक टॉपिक है, उसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग हेडिंग्स के साथ दी हुई हैं। मैंने इनको कंबाइन कर दिया है इस एक लेक्चर में, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और इसको याद करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम को इन डिटेल। It focuses on measuring variables and analyzing numerical data using statistical methods. Variables हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम दो चीज़ों को देखते हैं कि एक के इंक्रीज़ होने से दूसरे पे भी अफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा
एक के इंक्रीज़ होने से दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, एक इंक्रीज़ होने से दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी अब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर असरअंदाज हो रही होती है तो वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ इसमें जो हमारा क्वांटिटेटिव होता है पैराडाइम. It aims to test theories, identify the relationship between variables, and produce the findings that can be generalized at larger populations. इसमें ज़्यादातर हम लार्ज पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें हमने थीमेटिक एनालिसिस नहीं करना होता और बहुत डेप्थ में हमने नहीं जाना होता. दिस पैराडाइम इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म which assumes that reality exists independently of human perception and can be measured objectively through scientific methods. यानी पॉजिटिविस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इंसान के तजर्बे की उसमें ज़रूरत नहीं है, जो फैक्ट है वो इंडिपेंडेंटली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. हमें उसके लिए लोगों के जो बयानात हैं, लोगों के जो ख़यालात हैं, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है. वो तो चीज़ एक सब्जेक्टिव हो जाती है ना, तो ऑब्जेक्टिवली ट्रुथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. अब इसके जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें डेटा न्यूमेरिकल होता है, मेजरेबल होता है, ठीक है. रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होती है और सिस्टमेटिक होती है. हाइपोथेसिस पहले बनाया जाता है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है. क्वालिटेटिव में इससे डिफरेंट होता है. क्वालिटेटिव में हम पहले सारा एनालिसिस करते हैं और एंड पे जाके हम हाइपोथेसिस पे पहुंचते हैं. लेकिन क्वांटिटेटिव में हमने पहले से हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है और हमने उसको चेक करना होता है. लार्ज सैम्पल्स आर ऑफन यूज्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से लार्ज सैम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज़ यूज्ड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. अब इसमें जो हमारे डाटा कलेक्शन मेथड्स हैं उसमें सर्वेज़ हैं, क्वेश्चनियर्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, स्टैटिस्टिकल डेटाबेसेस हैं. फॉर एग्जांपल, a linguistic researcher may conduct a vocabulary test among 100 students and analyze the score statistically to determine whether a specific teaching technique improves the vocabulary retention. यानी कि क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और एक नया टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया है उनको वोकेबलरी सिखाने का, ठीक है. हो सकता है वो पिक्चर्स के ज़रिए से या जैसे भी, और उसके बाद देखा जा रहा है टेस्ट लेके कि क्या उन्होंने उस वोकेबलरी को याद रखा, और इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो ये क्वांटिटेटिव पैराडाइम की एग्जांपल है. अब इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, बायसनेस इसमें नहीं होती. जनरलाइजेबिलिटी, क्योंकि लार्ज सैम्पल यूज़ होते हैं तो हम उसको एक जनरल रिज़ल्ट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर वो परफॉर्म किया गया है. इसमें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसमें कम है. स्टेटिस्टिकल सारा डेटा है तो इसमें प्रिसीजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है और ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं. फिर हम लिमिटेशंस की तरफ आते हैं. लिमिटेड डेप्थ. अब देखिए, जहाँ पर चीज़ें मैथमेटिकल होती हैं वहाँ पर डेप्थ नहीं होती, ठीक है. आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है और वही आपका 19 या 20 आंसर आना है, उसमें वैरायटी एक्सपेक्टेड नहीं होती, ठीक है. इसी तरह रिजिड स्ट्रक्चर होता है. जब हम अपने इमोशंस वगैरह क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंसानी तजर्बात, इंसानी लोगों के जो हैं वो ख़यालात और इंटरव्यूज़ जब हम वो देख रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन होता है. हम कुछ नया सरप्राइज़ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता, ये फिक्स होती है. फिर लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट. मैथमेटिकल चीज़ है तो ऑब्वियसली उसमें ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. और इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरी होते हैं हमारे लिए. इंस्ट्रूमेंट से मुराद वही जो हमारे मेजरमेंट टूल्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई टेस्ट ले रहे हैं या फिर हम किसी क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है वो उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं. फिर हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम पे. क्वालिटेटिव रिसर्च एम्स टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स एंड सोशल फिनोमेना. अब देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ें हम जिनका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ें मैथमेटिकल नहीं हो सकती, ठीक है. इन पे हम कोई इनका डाटा न्यूमेरिकल नहीं है, इन पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई नहीं हो सकते. ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को और सोशल फिनोमेना को डिस्कवर करने के लिए होता है. तो इसमें हम नंबर्स पे नहीं, वर्ड्स पे, नैरेटिव्स के ऊपर और इंटरप्रिटेशंस के ऊपर हम डिपेंड कर रहे होते हैं. ये जो पैराडाइम है ये इंटरप्रेटिविज़म पे, जो पिछला था वो पॉजिटिविज़म पे और ये इंटरप्रेटिविज़म पे है, विच अज्यूम्स दैट रियलिटी इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव्स.
देखें, पिछला याद करें, पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से इंडिपेंडेंट है रियलिटी, उनके तजर्बात बीच में लाए बगैर हम उसको अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। लेकिन इंटरप्रेटिविज़म क्या कहता है कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, ठीक है, इंसानों के आपस में जो भी उनके माबैन तल्लुकात हैं वहाँ से वो कंस्ट्रक्ट हो रही है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें उस हर इंसान जो उसमें इन्वॉल्व है उसका पर्सपेक्टिव हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोटली अपोजिट है उससे। तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डेटा जो है वो टेक्सचुअल होता है, पीछे न्यूमेरिकल था, इसमें टेक्सचुअल, डिस्क्रिप्टिव और विजुअल डाटा है। इसका डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होता है, और ये इसमें इंटरप्रेटिव रोल ज़्यादा होता है, और इसमें छोटे सैम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और उनके मीनिंग्स को हमने इंटरप्रेट करना होता है, जो कि एक मुश्किल काम है, तो इसमें हम सैम्पल अपना छोटा रखते हैं। द गोल इज़ डीप अंडरस्टैंडिंग रादर देन जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में ये होता है ना कि हमने एक बड़े लेवल पे किया, वो एक जो रिज़ल्ट आया उसको हमने कह दिया कि अच्छा, जनरल कर दिया ना कि अच्छा ये इस तरह से ही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमारा मकसद हर इंडिविजुअल की डीप अंडरस्टैंडिंग होता है। अब हम कॉमन डेटा कलेक्शन मेथड्स पर अगर आएँ तो इसमें इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स जो एक ही किसी काम पे, एजेंडा पे काम कर रहे हो। ऑब्जर्वेशंस, केस स्टडीज़, केस स्टडी कहते हैं किसी एक ख़ास इलाके के लोगों के ऊपर जब हम या किसी ख़ास टॉपिक पे जब रिसर्च की जा रही होती है तो वो केस स्टडी कहलाती है। और डॉक्यूमेंट या डिस्कोर्स का एनालिसिस, ठीक है। For example, a researcher studying vocabulary learning may interview students to explore their feelings, strategies and difficulties when learning new words. अब क्वांटिटेटिव में भी ये एग्जांपल इस्तेमाल हुई थी वोकेबलरी वाली। अब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? वहाँ पर हमने जस्ट वोकेबलरी का टेस्ट लिया और टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने इंटरप्रेट किए रिजल्ट्स के, अच्छा इतने % लोगों ने सीखा, इतने ने नहीं सीखा। लेकिन अगर हम उसी सिचुएशन के ऊपर हम क्वालिटेटिव मेथड अप्लाई करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम हर इंडिविजुअल का इंटरव्यू लेंगे कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा नई टीचिंग मेथड के साथ, और आपने मतलब क्या फ़ील किया, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसमें रिच एंड डिटेल डाटा हमारे पास होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाती है, न्यू एरियाज़ एक्सप्लोर होते हैं। इसकी लिमिटेशंस में अगेन वही लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी है, क्योंकि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन यूज़ नहीं कर रहे। ये सब्जेक्टिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है और डिफ़िकल्टी होती है इसको रेप्लिकेट करने में। फिर हम आ जाते हैं मिक्स्ड मेथड के ऊपर। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये एक लंबा काम होता है। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। It combines numerical and descriptive data, integrates statistical and thematic analysis. It allows researcher to study problems from multiple perspectives. It provides more complete and balanced findings. अब जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है, ऊपर आपने दोनों के जो जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना, वो दोनों इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसके जो डिज़ाइंस हैं उनमें सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी डिज़ाइन, यानी कि डेटा जो है वो पहले कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा के ज़रिए, और फिर उसको स्टेटिस्टिकली एक्सप्लेन किया जाता है। फिर एक्सप्लोरेटरी जो डिज़ाइन है उसमें रिसर्च पहले कंडक्ट की जाती है, पहले एक्सप्लोर किया जाता है उसको, और फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च उसके ऊपर अप्लाई की जाती है फाइंडिंग्स को टेस्ट करने के लिए कि वो ठीक थी या नहीं। फिर कॉन्करेंट डिज़ाइन जो है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक साथ ही डेटाज इकट्ठे किए जाते हैं और बाद में एनालिसिस के टाइम पर उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है आपस में। तो इसकी मिसाल देखते हैं कि कंडक्ट वोकेबलरी टेस्ट एंड एनालाइज स्कोर स्टैटिस्टिकली। पहले हमने क्वांटिटेटिव डाटा टेस्ट के ज़रिए से ले लिया, फिर हमने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया क्वालिटेटिवली, और एंड पे हमने उनको कंबाइन करके फिर एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ट्रायंगुलेशन है, यानी कि ज़्यादा बेहतर हमें तरीके से हर तरह से हमें नॉलेज मिलता है, फ्लेक्सिबल होता है। फिर लिमिटेशंस देखें तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, ऑब्वियसली टाइम और रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, उनको इंटीग्रेट करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है, मल्टीपल स्किल्स चाहिए होती हैं। ये नीचे आके फिर उनको कंक्लूड करने के लिए ये शॉर्ट पॉइंट्स बना दिए गए हैं रिवीजन के लिए। तो ये आपका कंप्लीट जो है ना टॉपिक रिसर्च पैराडाइम वाला, वो इस फाइल में कंप्लीट है, ठीक है। इस चाहे तो आप इसके प्रिंट निकलवा लें, या अगर आप इससे बेहतर नोट्स अगर बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाएं और आप मुझे चेक करवाएं।
ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ एक जो है ना वो रह गया है, एक पॉइंट रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।